Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, समझ में सब याद आता है। क्वेश्चन में दिक्कत होता है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आता जाएगा ना। बेहाल। बस बेटा सुयस अभी से भी तुम लग जाओ तो बहुत बड़ी बात है। क्यों कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है मेरी जान? बताओ। अरे विश्वजीत, बहुत अच्छे जा रहे हो, परेशान बिल्कुल मत हो। चलो एक काम करते हैं, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। ऐसा क्या? हम्म कब रखना है बताओ? सैटरडे को या संडे को? सेमेस्टर में क्या करें? सैटरडे। चलो सैटरडे को क्लास टेस्ट रखते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट का। और ये क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सारे क्वेश्चंस को मंडे को। ठीक है? अपनी गलतियों को सुधारेंगे, कहां गलती किए हैं उनको फाइंड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्नेहा, बस इतना तुम कंटिन्यू रखो मेरा बच्चा, बस बहुत है। कितना सीजीपीए सही है? 6.75, यानी 7 मेंटेन करके चलो, बहुत है। ओके, किशन हो रहा है बच्चे। आइए, आज हम शुरू कर रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। तो कल की क्लास में हमने देखा था हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, वो आज भी आएगा, परेशान मत हो। उसको हम और अच्छे से आज कोरिलेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आ रही है कोलिनर्जिक सिस्टम की बात चल रही है, यानी इसमें हमारा एसिटाइल कोलिन के बारे में बात चल रही है। उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसका स्टोरेज कैसे होता है, उसका रिलीज कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट है? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम, नाम ही है कि यहां का जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? एसिटाइल कोलिन है। अब अगर मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है तो उसकी सिंथेसिस कैसे है, उसका स्टोरेज कैसे है, इवन उसका रिलीज और मेटाबॉलिज्म जो हमने कल देखा था ना न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो एसिटाइल कोलिन हमारा सिंथेसाइज होता है कहां पे? कोलिनर्जिक न्यूरॉन में। क्योंकि एसिटाइल कोलिन की बात है तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन ही आएगी। हाँ जी रितेश, आऊंगा बेटा उस पर भी। चलो मान लीजिए ये है मेरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन, इसमें एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होनी है। अब कहां से होना है? सबसे पहले बेसिक से। हमारा एक अमीनो एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेरिन अमीनो एसिड। डेफिनेटली राजेंद्र। अच्छा, आज की एक गुड न्यूज आप लोगों ने सुना ना? अभी जो एक बीच में र्यूमर आ रहा था, या मैं बोलूं र्यूमर क्या, वो सच भी हो गया था कहीं ना कहीं तक, कि हमारा नाइपर हैदराबाद में एमबीए को खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज एज पर हम सभी की मेहनत से, सभी बच्चों के उस पर पूरी कोशिश से, हमने अपने लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे जो बातें किया, उसकी वजह से वो रिजल्ट हमें बदलता हुआ देखने को मिला। और हैदराबाद में एमबीए की 40 सीट्स वापस इंक्लूड कर दी गई हैं। तो इसलिए खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ कि हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जिनको एमबीए टारगेट करना है। मोहाली के तो 50 सीट्स थी, हैदराबाद में भी 40 सीट्स डाल दी गई हैं। चलेगा? आपके
समय में भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा, उसके लिए बात वही हुई है। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला सेरीन अमीनो एसिड होता है, और सेरीन अमीनो एसिड जो कि हमारा क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट, यहां सेरीन से बनता है कोलीन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ द एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन का प्रिकर्सर क्या होता है, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा सेरीन। अच्छा, एक और मैं आप लोगों से बात शेयर करूं, अभी ऑफिशियल से जो हमने बातें की हैं, हमने अपनी बातें रखी हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि सर ये मई और जून के महीने में ना बच्चों के पेपर रहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम रहते हैं, और इसकी वजह से उनको ये दिक्कतें आ रही हैं। सिंस अभी पीसीआई ही हमारा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव फीडबैक है, और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार ये एग्जाम को फरवरी या मार्च के आसपास शिफ्ट करवाने की। इससे क्या होगा, हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम नाइपर के लिए भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे सेमेस्टर का भी लोड हमारे एग्जाम टाइम पे नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर की ये कोशिश जारी है, मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स इस मामले में भी देखने को जरूर मिल जाएगा। चलिए, अब हमने बोला कोलीन बना, कोलीन आता है, कोलीन आता है, कोलीन हमारा कहां आएगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन में आएगा। कहां आएगा, नहीं अभी तुम्हें लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें लग रहा है कि सर ये बात कर रहे हैं तो इतना जल्दी सिलेबस कैसे होगा, ब्ला 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 ब्ला। तुम परेशान अपने लेवल पे मत होया करो, मैं बैठा हूं, पूरी टीम बैठी हुई है, पढ़ाऊंगा भी, रिवीजन कराऊंगा भी, तैयार कराऊंगा भी, उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, लेकिन हाँ, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद वाली चीज होगी, उसके लिए अभी कोशिश जारी है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, कोशिश जारी है, जो होगा पता चल जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा। ठीक है, तो कोलीन आएगा, ये आ गया कोलीन, और ये कोलीन हमारा जुड़ेगा किससे, एसिटाइल को ए से। किससे जुड़ेगा, एसिटाइल को ए से हमारा जुड़ेगा। अब ये एसिटाइल को ए से कोलीन जुड़ा, यहां पे एक एंजाइम लगेगा जिसको हम बोलते हैं, क्या, चार्ट, यानी कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्या लगता है, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक, अब ये कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हमारा जो एसिटाइल कोलीन बनेगा वो जाके वेसिकल में स्टोर हो गया। तो हम यहीं से तो कल बात शुरू किए थे कि जब कोई इंपल्स आता है, उस इंपल्स के प्रेजेंस में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब अगर कल की बात आपको याद हो मेरी, तो मैंने आपसे बोला था सपोज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई आएगा, इंपल्स आएगा, वो इंपल्स क्या करेगा, यहां पे कैल्शियम आयन को इंक्रीज करेगा, और जब ये कैल्शियम आयन इंक्रीज करेगा, कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, तो वो क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस, यानी वेसिकल को रप्चर करेगा, और वेसिकल रप्चर होगा तो एसिटाइल कोलिन हमारा यहां से रिलीज हो जाएगा। नहीं बेटा, एक्सोसाइटोसिस, पिनो तो अंदर जाना होता है, एक्सो बाहर आना होता है। अब ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक्सोसाइटोसिस होगा और मेरा एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज होके आ जाएगा। चलेगा। अब ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, ये या तो मेरे मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे और या फिर मेरे निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, या तो मस्कैरिनिक या तो निकोटिनिक रिसेप्टर। और जो एक्स्ट्रा होगा, ध्यान से सुनना, ये मेरा क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन है, सिनेप्स के बाद वाला है, यहां पे करेंगे। अब ये एसिटाइल कोलिन जो एक्स्ट्रा होगा उसको मेटाबोलाइज कर देता है कौन, कोलिन एस्टरेज। कौन मेटाबोलाइज करता है, कोलिन एस्टरेज एंजाइम मेटाबोलाइज कर देता है। अब ये एसिटाइल कोलिन जब कोलिन एस्टरेज से मेटाबोलाइज होता है तो दो चीजों में, पहला मेरा कोलिन बनेगा और दूसरा होगा एसीटेट। तो कोलिन और एसीटेट में ब्रेक हो गया, और ये जो कोलिन बना ना, यही कोलिन वापस से रीअपटेक होने लग जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सेरीन बार बार कोलिन को बनाए, कुछ कोलिन सर्कल में भी चलता रहता है।
ध्यान से समझते जाना। अब मेरी कुछ ड्रग यहां पे अलग अलग जगह पे काम करती हैं। कौन कौन सी ड्रग है? कोई बात नहीं राजन, ध्यान दो इधर। कौन कौन सी ड्रग यहां पे काम करती हैं? सबसे पहले मेरी आती है द ड्रग विच इनहिबिट द वेस्कुलर अपटेक ऑफ द एसिटाइलकोलिन। वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेसिकुलर अपटेक, यानी वेसिकल में जाने से रोकना। और कौन सी ड्रग करेगी इसको? वेस्मिकॉल। हाँ जी, वेस्मिकॉल एसिटाइलकोलिन का वेसिकुलर अपटेक को इनहिबिट करता है। हाँ, मतलब एसिटाइलकोलिन का डायरेक्ट रीअपटेक नहीं होता है, वो मेटाबोलाइज होने के बाद कोलिन रीअपटेक होता है। बिल्कुल परफेक्ट। अब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था बाय द एक्सोसाइटोसिस। बाय द एक्सोसाइटोसिस, सर ये जो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है ना, यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है ना, इसको इनहिबिट करेगी कौन सी ड्रग? बॉटुलिनियम टॉक्सिन। हाँ जी, बॉटुलिनियम टॉक्सिन इसको इनहिबिट करेगी रिलीज को। अब जो आपका क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा कि सर ये बताइए यहां पे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है? तो यहां पे रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलिन का रीअपटेक। ये जो कोलिन का रीअपटेक होता है ना, ये कोलिन वापस से जाएगा तभी तो वो सिंथेसाइज कराएगा। तो ये रीअपटेक मेरा जो है ये क्या है? रेट लिमिटिंग है। और इस रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम है हेमीकोलिनियम। तो जरा लिख लो, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप is the rate limiting step in the synthesis of acetylcholine। synthesis of acetylcholine में जो rate limiting step है वो कौन सी है? कोलिन का रीअपटेक है। बोटुलिनियम टॉक्सिन, बेटा बोटुलिनियम टॉक्सिन बाहर नहीं आने देता है। बी फॉर बोटुलिनियम, बी फॉर बाहर, यानी एसिटाइलकोलिन को बाहर नहीं आने देगा बोटुलिनियम टॉक्सिन। वेस्मिकॉल एसिटाइलकोलिन को वेसिकल में नहीं जाने देगा। हेमिकोलिनियम कोलिन का रीअपटेक नहीं होने देगा। तो ये मेरा क्या हो गया? रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया, रीअपटेक ऑफ कोलिन। आई बात समझ में? अब यहां पे एक एंजाइम लगा है मेरे बच्चे, कोलिन एस्टरेज। अब ये जो कोलिन एस्टरेज होता है ना, ये कोलिन एस्टरेज हमारे दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है ट्रू कोलिन एस्टरेज और एक कहलाता है स्यूडो कोलिन एस्टरेज। जो ट्रू कोलिन एस्टरेज है ना, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ट्रू कोलिन एस्टरेज। और स्यूडो कोलिन एस्टरेज को बोला जाता है ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। पहले नाम सुन लो, ट्रू कोलिन एस्टरेज कहलाता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और स्यूडो कोलिन एस्टरेज कहलाता है ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। सर क्या मतलब है इन ट्रू और स्यूडो का? बहुत प्यार से आंसर समझना। ट्रू का मतलब होता है जो हमारा नर्व एंडिंग में प्रेजेंट हो, जहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था, नर्व से रिलीज हो रहा था, तो यहां पे जो ये कोलिन एस्टरेज होगा यह हमेशा कौन सा होगा? ट्रू होगा। तो सर स्यूडो कहां होगा? अब ये बात ध्यान से सुनना। स्यूडो हमारा होगा इंटेस्टाइन में, स्यूडो हमारा होगा ब्लड में। अब ध्यान से, इससे एक चीज तुम्हें और मिल जाएगा आंसर मेरे बच्चे। वो क्या है? आपसे ये बोला जाता है ना कि एसिटाइल कोलिन नॉट यूज्ड क्लिनिकली, एसिटाइल कोलिन नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज इट मेटाबोलाइज विद इन मिली सेकेंड। क्योंकि भैया ये दो टाइप के एंजाइम हैं, एक ट्रू और एक स्यूडो। और ये ट्रू और स्यूडो आपने अगर ओरली खाया, जरा ध्यान से सुनना, आपने ओरली खाया, इंटेस्टाइन में मिल गया, ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज मेटाबोलाइज कर दिया। आपने पेरेंटरली लिया, ब्लड में आया, मेटाबोलाइज हो गया। आपने ड्रग एसिटाइल कोलिन को डायरेक्ट देने की कोशिश किया, वहां से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यानी हमारा ट्रू वाला उसको मेटाबोलाइज कर दिया। यानी हर तरह से प्रॉब्लम है। और इसीलिए
कभी भी अगर हमारे बॉडी में प्लेसेंटा में भी होगा बेटा, बिल्कुल होगा, परेशान काय हो रहे हो, चलो प्लेसेंटा में भी होगा। अब इसीलिए क्या बोला जाता है, स्यूडो का नाम क्या है, ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज, बीयू से हो गया ब्यूटाइरिल, ए से क्या था, एसिटाइल, बस इतना अंतर था। अब इसीलिए हम कभी भी एसिटाइल कोलिन बाहर से नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम इन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो ये ट्रू और स्यूडो है ना, इनको इनहिबिट करते हैं। इनको इनहिबिट कर देंगे तो हमारे बॉडी में इतना एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है कि हमें बाहर से एसिटाइल कोलिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया प्रॉब्लम क्या था कि जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है वो तुरंत मेटाबोलाइज हो जा रहा है। अब तुरंत मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैंने अपने कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या मेटाबोलाइज होगा, नहीं होगा। और अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो काम करेगा। अच्छा अब एक चीज और सुनो, ये जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। बच्चों केमिस्ट्री में आपने क्वाटनरी और टर्शरी वर्ड तो सुना होगा। क्वाटनरी और टर्शरी का मतलब क्या है, जब नाइट्रोजन में 4 ग्रुप लगे हो, मैंने यहां पे जैसे बोला CH2, यहां बोला CH3, यहां बोला CH3, यहां बोला CH3, ये देखो 4 ग्रुप लगे हैं ना, ये है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। और अगर सपोज यहां पे 3 ही लगे हैं तो वो कहलाएगा टर्शरी। हमेशा याद रखना, जो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होगा ना वो हाइड्रोफिलिक होगा। अब बच्चों आप जनरल फार्माकोलॉजी मेरे साथ पढ़ के आए हो, जरा मुझे कंफर्म करना, मैंने बोला एसिटाइल कोलिन क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होगा और जो भी क्वाटनरी होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, तो क्या ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सर ये हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल है तो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा। यानी अगर मेरे ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की कमी हुई है तो मैं पेरिफेरल से नहीं भेज पाऊंगा, उसको सेंट्रली ही मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पेरिफेरली वाला तो सेंट्रली जा ही नहीं पाएगा क्योंकि क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। बिल्कुल यही चीज मैंने आपको समझाने की अभी तक कोशिश की। क्या बोला, एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज्ड लोकली इन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, यानी कोलिनर्जिक नर्व में सिंथेसाइज्ड होता है, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही रिलीज होता है तुरंत मेटाबोलाइज हो जाता है, इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम कोलिन एस्टरेज। और ये कोलिन एस्टरेज 2 टाइप के हैं, एक ट्रू और एक स्यूडो। ट्रू को हमने बोला एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और स्यूडो को बोला ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। ट्रू कहां प्रेजेंट है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। देखो जरा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज लोकेटेड एट ऑल कोलिनर्जिक साइट्स नर्व एंडिंग, ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और ट्रू प्रेजेंट है नर्व एंडिंग में, स्यूडो प्रेजेंट है ब्लड में। सर ये ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में रिलीज होता है, कोलिनर्जिक नर्व तो ब्रेन में भी होंगे ना बेटा, और ट्रिपल बी को क्रॉस करने के लिए लाइपोफिलिक होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, लाइपोफिलिक होगा भी क्रॉस कर पाएगा। सर ये तो आयन पेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी ना, नहीं, क्यों जाना अभी आयन पेयर में, अभी बेसिक समझ रहे हैं तो उसका समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने 2 चीजें देखा कि सिंथेसिस हो रही है, स्टोरेज है, रिलीज हो रहा है। रिलीज होते ही मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो 2 टाइप का होता है, ट्रू और स्यूडो। ट्रू प्रेजेंट है हमारा कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में, और स्यूडो प्रेजेंट है प्लाज्मा में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वहां उसको मेटाबोलाइज कर देता है। सर क्या स्यूडो एसिटाइल कोलिन भी बाहर से दिया जाता है, 1 मिनट, स्यूडो एसिटाइल कोलिन नहीं है बेटा, नालायकी वाली बात नहीं, सर ये स्यूडो कोलिन एस्टरेज है, यानी जो बाहर से आप ले रहे हो उसको इनहिबिट कर देती है। ओके, तो अब क्या करना है, जरा रुकिएगा इधर मेरी बात। हमने बोला एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में कोलिन और एसिटेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। एसिटाइल कोलिन इसीलिए क्लिनिकली यूज
नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है बड़ा फास्ट है। आप आईवी रूट से भी दोगे ना तो भी मेटाबोलाइज हो जाएगा क्योंकि स्यूडो हमारा प्रेजेंट है, एंजाइम है बेटा वो। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आई, सिंथेसिस की बात चल रही थी। हमने क्या बोला था, एसीटेट कोएंजाइम ए बनेगा एसिटाइल को ए, जो आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से आता है, और उसमें जुड़ेगा कोलिन, एंजाइम लगेगा चार्ट यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और उसके प्रेजेंस में बन जाएगा एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन में मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया सर, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। सर फिर कैसे देंगे, नहीं देंगे। अल्टीमेटली यही मैंने बोला कि एसिटाइल कोलिन की अगर हमारे बॉडी में कमी है तो हम एसिटाइल कोलिन नहीं देंगे, हम क्या देंगे, इन एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग देंगे। अभी आएंगी एंटी कोलिनिस्टेरेज जो इन एंजाइम को इनहिबिट करेंगे बेटा, इस चीज को समझते जाना। तो मेरा एक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है यानी हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्वेबल है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सिंथेसिस यही तो मैंने आपसे बोला, देखो क्या बोला, कोलिन का अपटेक होगा जो मेरा क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, इसका रीअपटेक हुआ जी। और ये जो कोलिन आएगा ये एसिटाइल कोए से चार्ट के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनाएगा, जिसका वेसिकल में जाके स्टोरेज हो जाएगा और बाय द एक्सोसाइटोसिस इसका रिलीज हो जाएगा। रिलीज होगा तो ये अपने दो रिसेप्टर मस्कैरिनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर से जुड़ेगा, और जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है जो ट्रू है, क्योंकि नर्व एंडिंग है तो ट्रू आएगा, प्लाज्मा में होता तो स्यूडो आता, वो क्या करेगा, इसको कोलिन और एसिटेट में ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन यही कोलिन वापस से रीअपटेक हो जाता है, चलेगा। चार्ट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, भैया जो कोलिन और एसिटाइल को ऐड करके बनाता है एसिटाइल कोलिन बनाता है। क्या ये सिंथेसिस तुम्हारे दिमाग तक पहुंची? सिंथेसिस कैसे हुआ, स्टोरेज हो रहा था, रिलीज हुआ, वो अपने पोस्ट जंक्शनल यानी पोस्ट हमारे सिनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके काम किया और उसका मेटाबॉलिज्म हुआ यानी टर्मिनेशन हुआ। कल वाली कहानी सब आ रही है। पहला हमने बोला इंपल्स आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके पोस्ट जंक्शन पे जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करके काम करेगा और बाकी का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, चलेगा। ओके चलिए 1000% आया, कोई बात नहीं। अब क्या होगा सर, कहानी तो अब शुरू हो रही है, रुकते जाइएगा सर। मेटाबॉलिज्म वाला ओके ठीक है। मेटाबॉलिज्म में मैंने क्या बोला, एसिटाइल को, अरे दो एंजाइम बोला हूं, एक मिनट सुनो जरा। मनीषा बेटा परेशान मत हो, फिर से देख लेना, पहले सुन लो। मैंने क्या बोला, तुम्हें दो तरीके से रुलाया जा सकता है। एक तो मम्मी पापा घर पे तुम्हारी बैंड बजाते रहे और कॉलेज में तुम्हारे दोस्त यार तुम्हारी बैंड बजाते रहे, तुम रोते ही रहोगे। तो मम्मी पापा ट्रू हैं तो वहां पे वो मम्मी पापा हमारे लिए एक एंजाइम हो गए ट्रू वाले, और बाहर वाले दोस्त हैं जो स्यूडो वाले हैं तो वो स्यूडो कोलिनिस्टेरेज हो गए, नर्व एंडिंग वाले ट्रू कोलिनिस्टेरेज हो गए। अब अगर तुम्हें रोने से बचना है यानी एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म से रोकना है तो मुझे इन एंजाइम्स को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। सर फिर एसिटाइल कोलिन मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो सिंथेसिस ही क्यों होता है? अरे नालायक, अगर एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तुम्हारी बॉडी में काम कर पाएगा क्या मेरी जान? नहीं कर पाएगा, सोचो इस चीज को। ठीक है, अब जरा रुको, बातें नहीं, मेरी बात सुनते जाओ, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं और मेरी बात सुनते जाओगे ना तो तुम्हें और कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब ये बोला गया सर अगर इसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है तो ये रिसेप्टर पे कैसे काम करेगा? अरे पगला, मैंने पहले बोला कि रिसेप्टर पे जुड़ रहा है जो फ्री है। हमेशा याद रखना, मेटाबॉलिज्म किसका होगा? जो फ्री है। प्रोटीन में भी हमने यही देखा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में, कि भैया मेटाबॉलिज्म उसी का होता है जो फ्री होता है। अगर वो बाइंडेड है, रिसेप्टर से जुड़ गया है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो तो अपना काम करेगा।
बात समझे? चलिए अब यहां पे क्या बात आ रही है, रिसेप्टर। हमने दो टाइप के रिसेप्टर बोले, पहला क्या है मस्कैरेनिक रिसेप्टर और दूसरे क्या है निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन कौन सा बोला? रीअपटेक मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं, यहां रीअब्जॉर्प्शन वर्ड गलत हो जाएगा। रीअपटेक मतलब वापस से इनटेक कर लेना। ये तो वही बात हो गई कि हमें मारना है तो हम जी क्यों रहे ये अच्छा था शिवानी, ये अच्छा था कि अगर हमें मरना ही है तो हम जी क्यों रहे हैं। अगर एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म ही होना है तो सिंथेसाइज क्यों हो रहा है। अरे जब तक जी रहे हो तब तक बिंदास होके जी लो, हैं? अंत तो आना ही आना है। खैर हमने बोला मस्कैरेनिक रिसेप्टर 5 टाइप का, M1, M2, M3, M4 एंड M5। मस्कैरेनिक रिसेप्टर 5 टाइप का और निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप का, NN और NM। चलेगा? ये जितने भी मस्कैरेनिक रिसेप्टर हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं और जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर हैं ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। अब मस्कैरेनिक में 5 हैं, कैसे याद रखोगे? बस इतना, ऑड है तो GQ, इवन है तो GI। जरा देखो, M1 ऑड GQ, M3 ऑड GQ, M5 ऑड GQ। ये मेरे ऑड हैं 1 3 5 ऑड यानी GQ प्रोटीन मीडिएटेड, और इवन होंगे तो GI। क्या रटने की जरूरत है इसको? ऑड है तो GQ, इवन है तो GI, बात खत्म। और लिगेंड गेटेड आयन चैनल है तो आयन कौन सा सर? दोनों में सोडियम और पोटेशियम, बस मेजर आयन सोडियम है दोनों जगह। बस अंतर क्या है? लोकेशन का। अब लोकेशन कैसे याद करोगे? इजी है, मैं बोल रहा हूं ना, बहुत मेरे प्यार से चलो, बहुत मजा आएगा। अच्छा तुम में से यहां पे कोई बच्चा रामीस कॉलेज का बच्चा है क्या? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे इतना तो पता है मेरे बच्चे हर जगह से जुड़े हैं। खैर कोई नहीं, चलो क्या बोल रहा था? 5 टाइप का है, M1, M2, M3, M4, M5। इनमें से जो मेरे ये M4, M5 है, M4, M5 है, GQ मतलब, यार इसका मतलब तुमने रिसेप्टर नहीं पढ़ा है। ये GQ जिसने पूछा सर, ओके, विटामिन शर्मा जी एंड अर्चना ये दोनों हैं, गुड, चलो बढ़िया। M4, M5 की बात कर रहे थे, GI GQ की बात हो रही थी। कौन है यहां पे जिसने बोला कि सर ये GQ क्या है? ना 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 ना, मेरा प्यारा होनहार नालायक, जाके रिसेप्टर एक बार फिर से पढ़ के आना, GPCR वहां पे पाथवे पढ़ाया हूं, CAMP पाथवे है, IP3DAG पाथवे, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, 3 ही पाथवे पढ़ाया हूं, जहां पे हमने GI GO GQ GS ये सारे प्रोटीन देखे होंगे। खैर, और एक चीज ये भी याद कराया हूं कि जहां GQ वहां कैल्शियम, जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन। भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? क्यू मतलब कॉन्ट्रैक्टरी, क्यू का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टरी, यानी हमेशा ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। हाँ, तुम लोगों को मुर्गा बनाने का टाइम आ गया है, याद रखना। बहुत प्यार से तुम लोगों को बहुत प्यार से समझा के थक चुका हूं। अब गलती करोगे तो सीधे मुर्गा बनोगे, ध्यान रखना। टेंशन ना लो, फोटो वीडियो सब तुम्हारा मुर्गा मुर्गी का मंगवा लूंगा। चलो इधर आओ। हमने क्या बोला कि सर ये जो M4 M5 हैं ये दोनों हमारे मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं,
और नॉट एक्सप्लोर्ड, मतलब इनका ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है अभी, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कौन से हो गए? 1 2 3 इनकी जरूरत। और इनके लिए एक छोटी सी लाइन क्या है? इनके लिए एक छोटी सी लाइन क्या है? पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। क्या बोला हूं? पहले खाओ, यानी M1 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? स्टमक में। और स्टमक को और अच्छे से समझना है ना, तो यहां पे बोल देना सर पैराइटल सेल में। बेटा पैराइटल सेल का काम क्या होता है? जरूर श्रेयांश, पैराइटल सेल का काम क्या होता है? HCl का सिक्रीशन कराना। तो पहले खाओ फिर दिल लगाओ, यानी M2 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? हार्ट में। और M3 रिसेप्टर मैंने बोला बाकी काम बाद में। फिर चाहे मैं आई की बात करूं, चाहे मैं इंटेस्टाइन की बात करूं, चाहे मैं ब्रोंकाई की बात करूं, चाहे मैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करूं, ये सब में कौन सा रिसेप्टर होगा? सर M3 होगा। और यूरिनरी ब्लैडर के साथ तुम चाहो तो ग्लैंड्स भी ले लो। सब हो गए सर? विसरल ऑर्गन की बात हो रही थी। चलो NN, बड़े N का मतलब है निकोटिन और छोटे N का मतलब है न्यूरॉन। बच्चों मैंने आपको बोला था जो दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? गैंग्लिया। तो NN रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा? सर गैंग्लिया में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? गैंग्लिया में, क्योंकि न्यूरॉन बोला हूं। और यहां पे क्या है? N यानी निकोटिन और M मतलब मसल्स। और मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था? मसल्स, यानी न्यूरॉन का मसल से जहां जुड़ता है, यानी सिनैप्स की बात हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां प्रेजेंट है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है, यानी सिनैप्स में प्रेजेंट है। और उसको हम आगे चल के देखेंगे भी, लेकिन अभी पहले टारगेट किया जाए मस्कैरेनिक में। सर M2 CNS ना 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 राजदीप, वो सब नहीं पढ़ने का। सर स्फिंक्टर में प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट है, बस यहां पे रहने का। चलिए ओके आकाश, नोटेड योर पॉइंट। चलिए अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? नाम में ही सब कुछ है। मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उनका नाम दिया गया है तो कुछ काम जरूर होगा। अब जरा मुझे मेरे बच्चों, तुम लोगों को शेर वाली कहानी याद आ रही है क्या? बोलिएगा अगर याद आ रही हो तो। सर इंटेस्टाइनल मसल्स में M1 नहीं मेरा बच्चा, कोई भी स्मूथ मसल्स है, कोई भी स्मूथ मसल्स है, चाहे वो इंटेस्टाइन की हो, ब्रोंकाई की हो, यूरिनरी ब्लैडर की हो, हमेशा M3 आएगा। सो इसलिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए, चलेगा? ओके। अब एक बात बताओ, अगर शेर वाली कहानी याद है तो सोने वाली कहानी भी याद होगा? नहीं, अभी तुम मेरे हिसाब से चलो सुनो। जो तुम मॉड्यूल देख के बैठे हो ना, मॉड्यूल खोल के लिखे बैठे हो ना, रुक जाओ। जो समझा रहा हूं वो समझो, नहीं तो सब बर्बाद कर दोगे। एक कौन महानुभाव अभी बीच में आया, पूछा सर ये लाइव है क्या? खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अरे M3 अगर मैंने आपसे बोल दिया स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट है? मैंने आपसे बोला है ऑल द हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स यानी जो खाली हैं, जैसे इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब खाली है ना, और खाली है तो स्मूथ मसल्स।
और स्मूथ मसल्स है तो M3। चलो मैं स्लो नहीं चल रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने पे लगा हूं मेरे बच्चे, सुनते जाओ, परेशान मत हो। जब ये छोटे छोटे चीज में तुम क्वेश्चन गलत करते हो ना, यहां से दुख होता है। चलो इधर सुनो। तो अगर तुम्हें खाने वाली और सोने वाली याद आ रही हो तो क्या याद आ रहा है, जरा मुझे कंफर्म करना भैया। हमने देखा था कि जब सोने जाते हैं तो HCl का सिक्रीशन होता है, याद आ रहा है, याद आ रहा होगा। हमने देखा था कि जीआईटी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ता है। हमने देखा था कि ब्रोंकाई में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। हमने देखा था कि आई में क्या होता है सर, मायोसिस होता है। सोने वाली कहानी है, यानी रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कहानी बता रहा हूं, याद आ रही है। हमने देखा था कि यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होता है। हार्ट पे भी स्मूथ मसल्स हैं, मयूरी। बेटा मोर की तरह तुम नाचोगी मेरा बच्चा। अरे हार्ट है, नाम ही है कार्डियक, तो मसल्स कौन सी होगी, कार्डियक मसल्स होगी। हार्ट में कौन स्मूथ मसल्स लाता है जी। इतना ब्लंडर तुम लोग कैसे कर सकते हो यार। चलो खैर कोई बात नहीं, ये चीजें याद आ रही हैं, मैंने क्यों याद कराया है, जरा उसका लॉजिक सुनना आप, जरा लॉजिक सुनना। बेटा मैंने बोला M1 रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द पैराइटल सेल, और वो मीडिएटेड है GQ प्रोटीन। जरा बोलना, M1 रिसेप्टर पैराइटल सेल में प्रेजेंट है, GQ प्रोटीन मीडिएटेड, और मैंने क्या बोला है, जहां GQ वहां कैल्शियम, जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन। और अगर पैराइटल सेल को तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे लाइक अ बलून, तो अंदर से HCl निकल के बाहर आ जाएगा। तो जरा मुझे कंफर्म करना, HCl का रिलीज M1 की वजह से होगा कि नहीं होगा। कहानी को अब फिक्सअप कर रहे हैं विद द रिसेप्टर और मैकेनिज्म, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो। एक सेकेंड, हार्ट में क्या देखा था बच्चों, ब्रेडिकार्डिया। बेटा हार्ट पे मस्कैरेनिक रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट है, जरा बताते जाना। सर हार्ट पे M2 रिसेप्टर है, और M2 रिसेप्टर कौन सा मीडिएटेड है सर, GI, और I मतलब इनहिबिटरी। और बेटा अगर I यानी हार्ट में इनहिबिटरी एक्शन होगा तो क्या मिलेगा सर, ब्रेडिकार्डिया मिलेगा कि नहीं, यानी हार्ट रेट मेरी डिक्रीज होगी कि नहीं। मैंने बोला कहानी को कॉन्सेप्ट पे बैठा रहे हैं, अभी तक खाली कहानी याद की थी, अब कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। चलो आगे बताओ। मैंने बोला M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द आई, और M3 इज अ GQ प्रोटीन मीडिएटेड। और बेटा अगर GQ है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई में मायोसिस होगा या नहीं। कहां पे लीजा, कहां पे मेरा बच्चा बताओ। मैंने बोला इंटेस्टाइन में तुम कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा या नहीं, बोलते जाना। मैंने बोला ब्रोंकाई में, तो ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या नहीं। मैंने बोला यूरिनरी ब्लैडर में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा यूरिनेशन बाहर आएगा कि नहीं, बलून को दबाओगे तो बाहर आ जाएगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। सबको अगर कॉन्सेप्ट मिल रहा हो तो मेरे बच्चे बताना मुझे जरूर, क्या इसको तुम्हें रटने की जरूरत है, सच में बताना। अब नहीं, क्या रटना है, मैंने मैकेनिज्म पे रख के सबको दिखा दिया तुम्हें यार। अब एक मिनट, अगर यहीं पे मैंने बोला M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द ग्लैंड, मैंने नाम दिया सलाइवरी ग्लैंड,
कौन मेरा बच्चा बताएगा कि अगर मैं बोलूं M3 रिसेप्टर सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, GQ प्रोटीन मीडिएटेड है, तो सलाइवा का रिलीज होगा या नहीं होगा? सर GQ मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली, बोलो जरा। तो सब धड़ धड़ बोलोगे हां सर, सलाइवा का सिक्रीशन होगा, यानी मुंह में पानी आएगा। और हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में खाना खाते ही माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। कहानी याद आ रही है, कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। सच सच बताना, तुमने पढ़ा जरूर है 4th सेमेस्टर में, चाहे 6th वाले हो चाहे 4th वाले हो, तुम पढ़ के आए हो, लेकिन क्या ये लॉजिक समझ के आए हो जो आज समझे हो? क्या तुम्हें रटने की जरूरत है? अगर तुमने ये चीज समझ लिया तो बस यही तो मेरा काम है बेटा। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम्हें और आगे लेके चलूं। चलो अब फिर से रिसेप्टर पे बात चले। क्या है बेटा? देखो बेटा, अब इधर M1 M2 M3 तीन रिसेप्टर चल रहे हैं, तीन ही रिसेप्टर चल रहे हैं। क्या बात चल रही है? अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा ड्रग इनका सेलेक्टिव एगोनिस्ट है या सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक जा रहे हो शेख, लेकिन अभी यही रहो। शालिनी रुको बेटा, बताऊंगा, क्वेश्चन तुम्हारा लूंगा, अभी पहले मेरे साथ चलो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनका सेलेक्टिव एगोनिस्ट कौन सा है या सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? मेरे साथ एक वर्ड याद करो, यहां पे बोलना OTP, यहां पे बोलना MMT, और यहां पे याद रखना BDS। क्या बात है? OTP, अरे OTP तुम लोग मंगाते होगे, अरे मेक माई ट्रिप का एड देखते होगे, और BDS ब्रांच जानते ही हो मैं क्या बोलूं। ठीक, इससे क्या याद करेंगे? आपसे जब पूछा जाता है बताइए इनका सेलेक्टिव एगोनिस्ट या सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन सा है, पहले तो ये समझो बेटा सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव का मतलब होता है जो सिर्फ उसी रिसेप्टर पे काम करे, वो है सेलेक्टिव एगोनिस्ट। जैसे अगर मैंने आपसे बोला स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, सेलेक्टिव का मतलब, ठीक है, मैंने बोला M1 का सेलेक्टिव एगोनिस्ट याद रखना ऑक्सीट्रिमोरिन O, और एंटागोनिस्ट पूछा जाए, कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट, याद रखना टेलेंजेपिन और पायरेनजेपिन। मैं इसको सिंपल याद रखने के लिए बोलता हूं कि जा पी ले, यानी HCl पी ले। आशना आज करा रहा हूं ना, आज करो मेरा बच्चा, यही तो रिवीजन का कमाल है। मैंने बोला M2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सर मेथोट्रामिन, यहां पे सॉरी, यहां पे आएगा मेथाकोलिन, और सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में मेथोट्रामिन और ट्राइपिट्रामिन, मेथोट्रामिन एंड ट्राइपिट्रामिन। अच्छा अब एक चीज, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाए। मैंने आपसे क्या बोला बेटा थोड़ी देर पहले कि M1 रिसेप्टर HCl का क्या कराता है? सिक्रीशन कराता है, याद आ रही है? M1 रिसेप्टर HCl का सिक्रीशन कराता है कि नहीं? अभी बोला हूं। तो अगर मैंने बोला मैंने M1 एंटागोनिस्ट दे दिया, यानी पायरेनजेपिन टेलेंजेपिन दे दिया, तो क्या वो HCl का सिक्रीशन घटाएगा कि नहीं?
तो अल्सर में यूज कर सकता हूं कि नहीं, अल्सर में तुम इसका लॉजिक देखोगे, कहानी यहीं से जुड़ी है। ये दोनों ड्रग क्या करेंगी भैया, एगोनिस्ट बढ़ाती है, एंटागोनिस्ट घटाती है, ये तुम्हें पता है सर, इसलिए हाँ ये HCl के सिक्रीशन को घटाएगी। चलेंगे, ओके। हार्ट की बात चली, M2। अब इसको याद रखने के लिए भी क्या जरूरी है, जरा सुनो जरा। M2 कहां प्रेजेंट है, हार्ट, और हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। अच्छा, इसलिए अल्सर में देते हैं, गुड, कोई बात नहीं। M2 यानी हार्ट, और हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, और M फॉर मायोकार्डियम एंड M फॉर मेथाकोलिन। तो बस यहीं से आप याद रख सकते हो, मेथाकोलिन मायोकार्डियम पे एगोनिस्ट का काम करती है, मेथोक्ट्रामिन एंड ट्राइपिट्रामिन हार्ट पे एंटागोनिस्ट का काम करती है। चलिए, M3 यानी बी फॉर बेथेनिकॉल। अब याद कैसे करोगे, जरा सुनना। M3 रिसेप्टर हमारा ब्रोंकाई में और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट था, याद आ रहा है, ब्लैडर, बी फॉर ब्लैडर, बी फॉर बेथनिकॉल। रटना नहीं है, समझना है। तो बेथनिकॉल ब्लैडर में एगोनिस्ट का काम करेगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के यूरिन को निकालेगा। और वहीं जब आप बात करोगे एंटागोनिस्ट का, तो क्या याद आएगा, एंटागोनिस्ट की बात करोगे तो क्या याद आएगा सर, डेरिफेनासिन और सैलिफेनासिन, BDS। हो गए मेरे बच्चे, हो गए, मेरी ड्रग आ गई। चलूं, ले चलूं आपको टेबल पे, आओ। सब अभी जो तुम्हें मैंने समझाया है, अब तुम उसको देख सकते हो। एसिटाइल कोलिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम का नर्व एंडिंग पे सिंथेसाइज्ड होता है, रिलीज होता है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, कोई भी इसका क्लिनिकली एप्लीकेशन नहीं होता है। ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके सिंथेसिस में, रिलीज में, इंपल्स कंडक्शन, ट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट जंक्शनल पे एक्टिविटी देगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जो मैंने आपको बताया। खैर, फिर मैंने आपसे बोला कि हमारे जो रिसेप्टर हैं वो दो टाइप के हैं, निकोटिन और मस्कैरेनिक। निकोटिनिक की बात किया गया, दो आए, NN जो गैंग्लिया और NM जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया। M1 स्टोमक में, M2 हार्ट में, M3 मेरे ब्रोंकाई, GIT, ब्लैडर, ग्लैंड्स और आई में मिला। याद आ रहा है? इन एंटागोनिस्ट को एंटीकोलिनर्जिक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे क्या बात किया, जो मेरा NN रिसेप्टर है, NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन मीडिएटेड होता है। NN है मेरा गैंग्लिया में प्रेजेंट है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन मीडिएटेड होता है। अब सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इसका भी तो देखो ना। M1 ब्रेन में भी होता है क्या, हाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन काम की चीज वो खाली देखो। चलो, एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, बस लिख लेना। NM यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर है, उसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है PTMA, फिनाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम, PTMA। और उसका एंटागोनिस्ट जो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पड़ेंगे, D-ट्यूबोकुरेरिन। और NN की बात किया, DMPP, डाइमिथाइल फिनाइल पाइपराजीनियम, NN की बात है, और उसका एंटागोनिस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हेक्सामिथोनियम एंड ट्राइमिथोफेन आएगा। मस्कैरिनिक में मैंने आपसे बात किया, M1 मेजर याद रखने की चीज है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl सिक्रीशन कराएगा। M1 थोड़ा सा मेरी मेमोरी वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। GQ प्रोटीन मीडिएटेड IP3DAG पाथवे, OTP, ऑक्सीट्रिमोरिन, टेलेंजेपिन, पाइरेंजेपिन। मैंने बोला M2 सर मेरा मेनली हार्ट की बात है, यहां सब अलग अलग लिख दिया गया है, कोई उतना जाने की जरूरत नहीं है। सर मेरा GI प्रोटीन मीडिएटेड है, CMP को डिक्रीज करेगा, MMT याद कराया।
M3 की बात किया है, मेनली मेरे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा GQ प्रोटीन मीडिएटेड IP3DAG पाथवे, BDS याद कराया सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में, सब मॉड्यूल में होगा बेटा। चलो अब जो तुमने पढ़ा थोड़े से उसके क्वेश्चन देखे जाएं क्या, मुझे आंसर दोगे क्या? एग्जाम्पल ऑफ द स्यूडो कोलिनिस्टेरेज एंड ट्रू कोलिनिस्टेरेज रेस्पेक्टिवली, जल्दी से नाम बताओ, जल्दी बताओ। स्यूडो का नाम क्या है, ट्रू का नाम क्या है? तो सर स्यूडो का नाम है ब्यूटाइल कोलिनिस्टेरेज और ट्रू का नाम क्या है? ट्रू का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिनिस्टेरेज। सिंपल बताओगे यार, अभी बता चुका हूं। नेक्स्ट, विच मस्कैरेनिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट? हार्ट पे कौन सा मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है मेरे बच्चे? सर M2, कुछ सोचना भी नहीं है। Which type of G protein is present on the M3 muscarinic receptor? M3 यानी ऑड और ऑड यानी GQ, बोलूं क्या इसके बारे में कुछ? ऑड है तो GQ है। टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट एट गैंग्लियोनिक साइट? सर गैंग्लिया की बात है तो NN बता दीजिए, निकोटिनिक रिसेप्टर में NN बता दीजिए, गैंग्लिया की बात है। चलिए नेक्स्ट की बात करो, हमारा क्या चल रहा है? कोलिनर्जिक, क्या बात हो रही है? कोलिनर वैस्कुलर अपटेक ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड एसिटाइल कोलिन into the secretory vesicle in presynaptic nerve terminal is inhibited by। जिसने पूरा मेरा पढ़ा है ढंग से वो आंसर ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो जरा कंफर्म करो बेटा, वैस्कुलर अपटेक है, वेसिकल में जाने से रोकने वाली ड्रग का नाम प्रकृति बेटा, ये रीअपटेक नहीं है मेरे बच्चे, ये वेसिकुलर अपटेक है, वेसिकल में जाने से रोकने वाली। सर वेस्मिकॉल, वेसिकल की बात है मेरे बच्चे, तो वेस्मिकॉल याद आएगी। वेस्मोलिन, ये तो वेस्मी वो एक ऐड आता था ना, कौन सा एक ऑयल था, वही वाला वेस्मोलिन का नाम याद आ रहा है। तो ये रहा हमारा एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज की कहानी। क्या आपको क्वेश्चन बने, मतलब समझ में आया या नहीं ये बताओ। कोई वैसलिन मत बोल देना और क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। अब हर क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, क्योंकि अब मेरी थोड़ी सी गाड़ी स्पीड अप करने वाली है और मेरी क्लास लगभग आपके साथ रेगुलर होने वाली है। तो इसलिए तैयार हो जाइए चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे मेरे नालायक हैं जिन्होंने बोला था सर रिवीजन करा दीजिए, और सर रिवीजन करा रहे हैं तो बच्चा भाग रहा है। बोलिएगा जरा, मजा आया कि नहीं? मस्तान बेटा दे रहा हूं आंसर यार, सब्जेक्ट वाइज करवाता हूं बच्चे। चलिए तो आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की कहानी लेंगे। करेक्ट? आज तक ऐसा नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे मेरे साथ बच्चे। ठीक, थैंक यू। नहीं, रिसेप्टर से ऑक्युपाई होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।